हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है BFA ऑनलाइन क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और उसके अंदर जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। मतलब आपके पास एक क्या है, एक सर्कुलर लूप है जिसमें अगर मैं करंट को पास कराया तो उस करंट के कारण उस लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, चलो इसको पहले ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। क्या किए, एक सर्कुलर लूप ले लिए, उसमें करंट आई को मैं बहा देता हूं। ठीक है, सर्कल का सेंटर O ले लिए और इसका रेडियस R ले लिए। ठीक, इस पूरे लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो B होगा, लेकिन मैं पूरे लूप को निकालने के बजाय उसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूं। क्या कर लेता हूं, छोटा सा पोर्शन, जो कि कितना होगा, DL। और वो DL इस सर्कल के टेंजेंशियल होगा। ठीक है, कैसे जाएगा, वो टेंजेंशियल जाएगा। ये चीज याद रखना क्योंकि इनके बीच का एंगल का मुझे यूज करना है, इसीलिए। ठीक है, तो इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको निकालने के लिए एक लॉ है हमारे पास जिसका नाम है बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, वो क्या कहता है dB इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये जो DL और R के बीच का एंगल कितना है, 90। तो थीटा कितना हो गया, 90। यहां से साइन 90 मिलेगा 1, यहां पुट किया तो क्या मिला, DB इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई IDL बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि मैं dB जो कि बहुत छोटा पोर्शन है वो निकाल रहा हूं, तो हमें पता है कि अगर छोटे पोर्शन का इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, बड़ा पोर्शन मिल जाता है। कभी भी छोटे से टुकड़ों का अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो फाइनल आंसर जो होगा उस बड़े पोर्शन का होगा। ये चीज याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलो मैं dB कितना निकाला हूं, मैं dB निकाला हूं B इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू जीरो अपॉन 4 पाई IDL बाई आर स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, DL के रिस्पेक्ट में। तो म्यू जीरो 4 पाई I और R क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं तो वो कहाँ आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, खासकर बायो वाले थोड़ा सा फोकस करना, इंटीग्रेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर, तो चलो क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा, म्यू जीरो बाई 4 पाई, साथ में I अपॉन आर स्क्वायर बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, DL। सही है, इंटीग्रेट कर दे इसका, तो चलिए क्या होगा, B म्यू जीरो अपॉन 4 पाई I R स्क्वायर। DL का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल L। क्या होगा, कैपिटल L। ध्यान देना, देख रहे हो, जब मैं DB स्मॉल वाले का इंटीग्रेट किया तो कैपिटल B मिला, वैसे ही स्मॉल l का इंटीग्रेट करूंगा तो कैपिटल L मिलेगा। ठीक है, अब सोचो, थोड़ा रुको, यहां तक आने के बाद ना आगे मत बढ़ना। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर लूप देगा और उसका सेम डिजाइन ऐसा होगा। क्या होता है, सर्कल का डिजाइन वहां पर वो फिगर वो चेंज कर सकता है। तो क्या करना, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा ट्रिक देने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला रखना, इसमें सिर्फ चेंजेस आएगा किसका, एल का, बाकी ये एज इट इज रहेगा। क्या होता है बच्चे, अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग फॉर्मूला याद करते हैं, वहां जाने के बाद कंफ्यूजन होता है और भूल जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। मैं बहुत अच्छा ट्रिक दे रहा हूं, अगर वो पढ़ लिए ना तो कोई सा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूले से जितने स्ट्रक्चर है सब निकाल लोगे। अब बोलोगे सर कैसे, चलो दिखाता हूं तुमको। अगर यहां पर मैं स्टार्ट किया हूं सर्कल से तो मैं सर्कल से ही करूंगा, सबका सेंटर में सेंटर ही निकालेंगे ना। तो स्टार्ट किससे कर रहा हूं, मैं सर्कल से कर रहा हूं। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर मेरे पास दिया हुआ है क्या, सर्कल का। सर्कल में करंट बह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, करंट बह रहा है। सर्कल का एल जो होगा उसका सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, क्या होगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यहां पर कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। इस 2 पाई आर को यहां उठाओ और पुट कर दो, कितना आएगा बताओ, B इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई I R स्क्वायर, और L कितना है, 2 पाई
आर, आर से ये आर कैंसल, पाई से ये पाई कैंसल, 2 1 जा 2, 2 जा, तो बी कितना आ गया, म्यू 0 आई अपॉन 2 आर। ठीक है, तो कितना आसान था, कुछ नहीं किए, बस सर्कल का सरकमफेरेंस को इस एल की जगह पे पुट कर दिए। सही है, अब कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर बस चेंज करते जाना। ये सर्कल के लिए था, चलिए कोई बोलेगा सर एक काम करते हैं, हम लोग सेमी सर्कल के लिए सॉल्व करके देखते हैं, एकदम आसानी से बनेगा। देखो स्ट्रक्चर नंबर 2 मैं क्या ले लेता हूं, सेमी सर्कल। क्या सेमी सर्कल का सेंटर यहां पर हो सकता है, हो सकता है। सेमी सर्कल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, पाई आर। सरकमफेरेंस सेमी सर्कल का क्या करना है, इस पाई आर को सिर्फ यहां पुट करना है। मैं क्या कह रहा हूं, कोई फॉर्मूला याद मत करो, सिर्फ ये याद करो। उसके बाद अगर ये सब चीजें पता है, सब अपने आप क्लियर होगा। तो चलो पाई आर की वैल्यू को मैं यहां पुट किया तो क्या मिलेगा, बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर इंटू पे एल, एल कितना है, पाई आर। बताओ ये आर से आर ये कैंसल, ये पाई से पाई कैंसल, तो बी कितना आया, म्यू 0 आई बाई 4 आर। बताओ आ गया, किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए। आसान था, स्ट्रक्चर चेंज करके देखते हैं ना। चलो तीसरा क्या ले लेते हैं, एक आर्क ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, एक आर्क वाला। ये एंगल हो गया थीटा और इसके बीच का डिस्टेंस हो गया आर, जो कि रेडियस होगा, क्योंकि आर्क घूम फिर के एक सर्कल ही बनाता है ना। और इसका जो आर्क है इसको मैं एल ले लेता हूं, कोई दिक्कत, ले लिए एल। चलो अगर क्लास 11 का मैथ्स पढ़े हो या फिर फिजिक्स भी थोड़ा बहुत पढ़े हो, तो वहां पर हमें पता है कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है। सही है, एंगल कितना है, सोचो एंगल कितना है थीटा, आर्क कितना है एल और रेडियस कितना है आर। बताओ कितना आसानी से बन रहा है, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंगल कितना है थीटा, मैं लिख दिया थीटा, आर्क कितना है एल और रेडियस कितना है आर। मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, एल का। तो यहां से क्या आएगा, एल इक्वल टू थीटा आर। क्या मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं, कर दो, क्या आएगा बताओ, बी इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई आर स्क्वायर थीटा आर। क्या आर से आर कैंसिल हुआ, तो बीटा का वैल्यू मिला म्यू 0 अपॉन 4 पाई, साथ में आर कर दो और ये हो जाएगा आई थीटा। सोचो कितना आसान सा फॉर्मूला था। ठीक है, चलो एक और स्ट्रक्चर बना के देखे, 3 हो गया ना। चलो चौथा कर देते हैं। इस बार मैं इसको ऐसे करके थीटा यहां ले लेता हूं। थीटा मैं यहां लिया, मगर जो करंट है वो करंट, देखो यहां पर ना डायरेक्शन का मत सोचना ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगा कि कौन से लॉ के थ्रू हम लोग उसको निकाल सकते हैं, क्लियर है ना। तो डायरेक्शन के बारे में मत सोचना, हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं जब इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होता है कैसे होता है वो समझा दूंगा। इसके बाद एक बार वहां भी बता के बताऊंगा ना कि कैसे हुआ था, वो जल्दी में कुछ पॉइंट क्या होता है मिस हो जाता है। तो चलो यहाँ पर ये जो थीटा है वो क्या है, बाहर है, आर्क के बाहर है, और ये मेरे को निकालना है इस एरिया का। तो ये जो कंप्लीट एरिया के बारे में बात करूं तो ये 360 है, जो कि 2 पाई है। लेकिन मुझे उसका नहीं निकालना है, मुझे किसका निकालना है, इसका। तो इसके अंदर का जो एंगल होगा वो होगा 2 पाई माइनस थीटा। कंफर्म है, और ये भी ये तो पता है ना कि ये कितना होगा आर, और ये पूरा जो होगा वो होगा एल। कितना होगा एल। अब सोचो क्या यही फॉर्मूला लगेगा, कहां लिखा था मैं, ये वाला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन पे रेडियस। इसका एंगल कितना है, इस वाले का, इस वाले का एंगल है, इस वाले का एंगल है 2 पाई माइनस थीटा, और आर्क कितना है एल, और रेडियस कितना है वो तो आर है। तो बताओ एल की वैल्यू कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। इस एल को उठाओ और इस फॉर्मूले पे पुट कर दो। सोचो कुछ नहीं करना, एक ही फॉर्मूले से सब बन रहा है ना। तो कितना आएगा
म्यू 0 बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर और 2 पाई माइनस थीटा आर, ये आर से ये आर कैंसल, तो फॉर्मूला क्या हो गया, बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आर, साथ में आया आई 2 पाई माइनस थीटा, ये बन गया एक नया फॉर्मूला। ठीक है, देखो क्या करना है, मेरा हमेशा ये सोच रहता है 4 क्वेश्चन को 4 तरीके से बनाने के बजाय 4 क्वेश्चन का फॉर्मूला एक तरीके से कर लो, और उससे भले 2 स्टेप ज्यादा जाता है जाने दो, मगर गलती होने के चांसेस क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि 4 क्वेश्चन को 4 तरीके से बनाओगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमेशा मैं भी क्लास में बच्चों को समझाता हूं कि अगर एक ही मेथड से बन सकता है और 2 लाइन ज्यादा जाता है तो फर्स्ट वाले मेथड को ही फॉलो करो, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनके पास अपना ट्रिक होता है, जो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, जिन्हें लगता है कि मुझे कोई गाइड करे, मैं उसके लिए बता रहा हूँ ना, बाकी जो अच्छा पढ़ते हैं ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है और अच्छा पढ़ो। क्लियर है, तो मेरे पास यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर हो गए, मैं निकाला 1 का, उससे मुझे 1 2 3 और 4 मिल गया। इस 4 से ही मैं अभी और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, एक एक प्रॉब्लम को देखना आराम से बनेगा, सिर्फ ये 4 फॉर्मूला से और कुछ भी नहीं है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। मैं जो अभी तक समझाया था उसको मैं यहाँ पर साइड में लिख दिया हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इस 4 फॉर्मूले से ही मैं जितने भी लूप दिया होगा उसके सेंटर पे मैं निकाल सकता हूँ ना, ये सामने में इसलिए रखा हूँ ताकि फॉर्मूले को मैं तुरंत तुरंत डालूँ और हमारा टाइम भी बच जाए। क्लियर है, तो चलो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर नंबर या लूप नंबर 1 पे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक चीज ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 पोर्शन है, एक है लीनियर और एक है सेमी सर्कल। तो बात जब मैं लीनियर के करूंगा ना तो ध्यान से देखना, चलिए मैं पहले करंट को ऐसे बहा देता हूँ ना, ऐसे करके मैं करंट को बहा दिया। जो लीनियर पोर्शन है वो ऑलरेडी कहाँ से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। जब सेंटर से जा रहा होगा तो वहां पर थीटा कितना होगा, 0, और साइन 0 क्या देगा, 0। तो इस लीनियर पोर्शन के लिए अगर मैं B1 ले लूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस बायो-सेवर्ट लॉ में साइन की वैल्यू रखने के बाद 0 हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आया कि अगर कोई पोर्शन सेंटर से होते हुए जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो उसका निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा किसका निकालेंगे, सीधा निकालेंगे हम लोग किसका, सेमी सर्कल का, और मैं उसको कंप्लीटली बी ले रहा हूं क्योंकि वही फाइनल आंसर होगा ना। तो क्या यहां पर सेमी सर्कल का पहले से निकाल के रखे हैं, देखो कहां पर है, ये वाला कितना होगा, म्यू 0 आई बाई 4 आर। ठीक है, इन सब का डेरिवेशन एग्जाम पे नहीं देगा, डेरिवेशन सिर्फ सर्कल का देता है, इनका न्यूमेरिकल बेस होगा, मैं किसी की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, मैं इन सब का फॉर्मूला ला के दे रहा हूं। जब तुम एसएल लेके बैठोगे ना तो वहां पर सबका वैल्यू दिया होगा तो पुट करके सॉल्व कर लेना, मैं लास्ट में एक फॉर्मूला ला के छोड़ दूंगा। क्लियर है, तो बताओ कितना आसानी से मिल गया कि b इक्वल टू कितना हो गया, म्यू 0 आई अपॉन पे 4 आर, जो कि सिर्फ मैं ये देख के निकाल लिया। क्लियर है, चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये पेज शायद काम आ जाए। चलो इधर आते हैं, इधर देखो कितने पोर्शन है मेरे पास, टोटल 4 पोर्शन है, दिख तो नहीं रहा है मगर 4 है। लीनियर लीनियर 0 हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं है, ये एक आर्क है और ये एक आर्क है, मतलब मुझे इससे 2 आर्क मिल रहा है, एक ये और एक ये। दिखाने के लिए लिख देता हूं नाम, P Q R और S। ठीक है, तो कितने आर्क है मेरे पास, एक है PS, दूसरा है QR। देखिए दोनों ही आर्क इससे मिलता हुआ है। ठीक है, तो चलो मैं इस वाले को B1 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, B1, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी R1 लेके रखा हूं। क्या B1 मुझे यहां से मिल जाएगा, सिर्फ यहां ला। ठीक है, देखो क्या होगा, म्यू 0 आई थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है 4 पाई R1। क्लियर है, अब यहां पर यह देखना है कि इस सेंटर पे इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल पे। कभी भी करंट के डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, थंब की तरफ लेते हैं, और जो कर्ल होता है हमारा उंगली वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक
फील्ड दिखाता है। बहुत ही आसान है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पर समझा चुका था पहले भी कि अगर मैं एक करंट को छोटा सा टुकड़ा लेता हूं तो उसका क्या होता है, टेंजेंशियल होता है ना। तो अगर ये टेंजेंशियल है, मेरा थंब टेंजेंशियल जाएगा ना, तो अगर सेंटर यहाँ पर है तो सोचो कर्ल कैसे बाहर आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है ना। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो करंट है इस तरफ जा रहा है, कर्ल मेरा ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोई चीज प्लेन ऑफ पेपर के बाहर आता है उसका सिंबल ऐसे डॉट होता है। पढ़े हो गए, कोई मैं बहुत कुछ नया चीज नहीं बता दे रहा हूँ ना, सब पढ़ के यहाँ तक आए हो, यहाँ तक आए हो मतलब ये चीज पढ़े हो गए। ठीक है, चलो यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद क्या ये बड़ा वाला भी यही है, कोई नया डायग्राम नहीं है। चलो तो मैं उसको ले लेता हूं B2। क्या होगा फॉर्मूला, सेम चीज, म्यू जीरो आई थीटा बाई 4 पाई इस बार हो जाएगा R2। क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है R2। पक्का ना। अब सवाल ये है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा होगा। सेम राइट हैंड थंब रूल, मैं यहां पर रखा अपना थंब और अंदर की तरफ देख रहे हो, इस बार जो मेरा कर्ल है वो अंदर की तरफ है, तो मैं क्या कर लेता हूं ऐसे। प्रॉब्लम ये हो गया कि दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलो लिख देते हैं बी। बी इसका रिजल्टेंट वैल्यू है, वो क्या होगा, वो होगा B1 माइनस B2। अब बोलो कि सर B2 माइनस B1 क्यों नहीं है, क्योंकि बाय सेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड आर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका आर ज़्यादा होगा उसका बी कम होगा। यहाँ R2 बड़ा है, R1 छोटा है, मतलब B1 बड़ा होगा और B2 छोटा होगा। तो B1 में से B2 को माइनस करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। देखना, म्यू जीरो आई 4 पाई R और थीटा कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं, म्यू जीरो आई थीटा बाई 4 पाई कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 पे R1 माइनस 1 पे R2। सिंपल सा फॉर्मूला, पक्का। चलो आगे चलते हैं, लूप नंबर 3 पे आते हैं। कुछ नहीं, इसको देखो, इसको देखो, बताओ वो जो थर्ड वाला है वो इनके कौन कौन से कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। साफ दिख रहा है, 3 से बना है और 4 से बना है। चलो स्टार्ट करते फिर, मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज करना है। एक को B1 ले लो और एक को B2 ले लो। रेडियस वहां पर देख लेना कि R1 किसका है और R2 किसका है। तो मैं अगर यहाँ पर आया और देखा कि ये है R1 और ये है R2, तो मैं ले लेता हूँ R1 के लिए लेता हूँ। R1 किसके लिए बना है, चलो B1। R1 जो है ये दे रहा है ना, देखना, क्योंकि R2 इस लूप को टच कर रहा है, इस आर्क को टच कर रहा है ना, तो R1 क्या होगा ये। अब इसके लिए थीटा तो नहीं दिया है ना, लेकिन थीटा कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा। पक्का ना, देख रहे हो, 2 पाई माइनस थीटा। तो क्या हो गया, B इक्वल टू म्यू जीरो आई फिर 2 पाई माइनस थीटा बाई 4 पाई R1। ठीक है, क्योंकि ये R1 था। चलिए अब B2 ले लेते हैं ना, पहले इसका डायरेक्शन पकड़ लेते हैं हम लोग। बताओ, ये एक बार मैं यहाँ ले लेता हूँ ताकि दिखाने में आसानी पड़े। ये मेरा थंब है, ये मेरा कर्ल है, ये जा रहा है सेंटर से अंदर की तरफ। ठीक है, सही है ना। चलो कोई बात नहीं। ठीक, कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जाने से क्या लिखते हैं, क्रॉस। ठीक, अब बात करते हैं B2 का। B2 कहाँ से मिल रहा है, इससे मिल रहा है। क्या होगा, म्यू जीरो आई। B2 का लूप ये है, कौन सा वाला, ये वाला। दोनों में ये मत लगाते हैं ना, जैसे यहाँ पर इसका ये करके सेम लगा देते, नहीं भैया, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों लूप सेम था, मगर अब यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसका लगाऊंगा। कितना आएगा, म्यू जीरो थीटा बाई 4 पाई R2। क्लियर है, ठीक है। अब डायरेक्शन चेक करते हैं। देखो, मेरा राइट हैंड है, ये मेरा थंब है, और कर्ल कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इस बार भी क्या हुआ, प्लस। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, B इक्वल टू B1 प्लस B2। सही है, सॉरी, इसमें म्यू जीरो आई 4 पाई कॉमन है,
ये और ये नहीं है, तो मैं पहले इनको लिख देता हूं ना, म्यू जीरो आई बाई 4 पाई, निकाल दिया कॉमन, क्या बचा यहां पर, क्या बचेगा 2 पाई माइनस थीटा बाई R1 प्लस थीटा बाई R2। सोच लो, B1 का कितना है, म्यू जीरो आई 4 पाई R1 है ना, तो 2 पाई माइनस थीटा R1 प्लस थीटा म्यू जीरो आई 4 पाई थीटा अपॉन पे R2। पक्का ना, कोई डाउट, एक बार देख लो अच्छे से, अगर लगता है कुछ डाउट तो वीडियो को पॉज करके धीरे से आराम से देखना, चीजें क्लियर हो जाएगी। ये तो और आसान है, देखो दिख बहुत मुश्किल रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, दिख ऐसा रहा है, बना ऐसा दिया गया है कि आपको लगे कि अरे यार इतना टफ है, लेकिन अगर वो 4 फॉर्मूला याद हो गया, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे बना लोगे, है ना। इसको बनाने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे पकड़ना और भी जो जो स्ट्रक्चर दिया हुआ उसको बना के देखना, आराम से बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ आ जाऊँ एक बार, चलो, क्या यहाँ पर इस ये जो स्ट्रक्चर का या लूप का जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ 2 का कॉम्बिनेशन है, बस एक छोटा सेमी सर्कल है और एक बड़ा सेमी सर्कल है, होता है ना छोटा और बड़ा। चलो देखते हैं क्या बात हो रही है। मैं ले लेता हूं B1, B1 का कितना होगा, देख लो वहां पर, म्यू जीरो आई बाई 2R1 ले लूंगा ना, क्योंकि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, और ये कितना है R1, ठीक है, 4R होगा ना, क्योंकि 2R तो उसका होता है। चलो 4R1, अब क्या करें, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये जा रहा है अंदर की तरफ, अंदर का मतलब क्रॉस। फिर ले लेते हैं B2, अभी भी क्या लेंगे, म्यू जीरो आई अपॉन 4R2। अब देखते हैं, चलो अब बताओ ये भी कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो मुझे मिलेगा क्रॉस, क्या मिला, क्रॉस मिल गया। ठीक है, चलो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो कितना होगा, B1 प्लस B2 का, बहुत आसान है, लिखते जाते हैं। अब यहाँ पर क्या मिला मुझे, कॉमन क्या निकल रहा है, म्यू जीरो आई निकल रहा है, 4 निकल रहा है, सिर्फ क्या बचेगा R1 और R2, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ म्यू जीरो आई अपॉन 4R, यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन पे R1 प्लस 1 अपॉन पे R2। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा, तो जल्दी जल्दी छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 सर्कल दिया हुआ है ना, और उसका दोनों के सर्कल का जो सेंटर है वो कोसेंट्रिक है, मतलब एक ही पॉइंट पे है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये जो मेरे पास सर्कल है उसका जो करंट जा रहा है डायरेक्शन इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो चलो मैं इसका ले लेता हूँ B1, क्लियर है। अब इस वाले को ध्यान से देखोगे ना, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब थोड़ा सा ना ये 2D 3D डायग्राम का फर्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो है, ये वाला जो सर्कल है उसका फेस, ये वाला जो पोर्शन है उसका फेस मेरे तरफ है, तो ये ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है। कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को तो ऐसा दिख रहा है कि ये मेरे तरफ है, पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क पड़ता है और कुछ नहीं ना। क्यों, खुद सोचो ना कि अगर मैं एक सर्कल को ऐसे बना दिया तो तुम कैसे बोलोगे कि ये वाला पोर्शन मेरे तरफ है और ये पीछे है, या फिर ये वाला पोर्शन मेरे तरफ है और ये पीछे है। ठीक है, नहीं बता पाओगे यार, है ना। ठीक है, जैसे कि मान लो ये वाला, कोई बंदा बोला नहीं सर ये तो मेरे तरफ है, तो चलो ठीक है, अगर ये मेरे तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, इधर। अगर ये मेरे तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, इधर। फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखते जाते हैं। तो चलो, जो बंदा जिद कर रहा था कि सर ये मेरे तरफ है, मैं उसका बात मान लेता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इस तरफ। ठीक, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं ले लेता हूँ B2। ठीक है, और दोनों में करंट को अगर अलग अलग करके देखते हैं ना, सेम भी कर सकते हो अलग भी कर सकते हो, तो अगर मैं इसको B1 लिया हूँ तो इस वाले को मैं I1 कर देता हूँ, और B1 किससे बना है, ये वाले से बना है ना,
तो चलो इसको मैं कर देता हूँ I1 और ये वाले को मैं कर देता हूँ I2। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ना, उसमें I1 और I2 का ही पूरा खेल है। या तो I1 I2 I के फॉर्म पे दे सकता है, या I के टर्म्स में कुछ नंबर के साथ में दे सकता है। मैं सिर्फ I1 और I2 लेके बना रहा हूँ, ताकि तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम होगा वहां पर I1 I2 की वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि यहाँ पर इसके पहले जो बना रहे थे, या तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था या तो बाहर जा रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। मगर यहाँ तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं क्या, जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो मेरे पास क्या होगा, इसका रिजल्टेंट मिलेगा। वो किधर जाएगा, इस तरफ। ठीक है, वेक्टर चैप्टर में पढ़े, क्लास 11 में एक बार देख लेना, वो बोलो कि सर कब कब पूछ रहे हो। ठीक है, तो चलो ये हो गया बी, और इसके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। ये एक्चुअल पे इन दोनों के बीच का एंगल है ना। तो मेरे को मिला रिजल्टेंट बी। रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2, है ना, B1 B2 cos थीटा। ये जो cos थीटा है वो B1 और B2 के बीच का एंगल है। ये B1 है और ये B2 है, इसके जो बीच का एंगल है मतलब थीटा 90 है, और cos 90 होता है 0। तो ये वाला पोर्शन पूरा खत्म। ठीक है, तो बीटा का फॉर्मूला, सॉरी बीटा बोल रहा हूँ मैं, बी है ना, होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, मेरे को मिल गया B1 का स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, जगह नहीं पूरेगा तो बाजू वाले को छीन लेंगे जगह, है ना। तो यहाँ पर B1 सर्कुलर लूप, बताओ, एकदम बाजू में रखा हुआ है चीट मारने के लिए। कितना है बताना, कितना होगा, μ0 I1, है ना। B1 के लिए मैं I1 लिया हूँ, μ0 I1 2r, क्योंकि रेडियस सेम है, का होल स्क्वायर प्लस μ0 I2 के साथ में 2r का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूँ, μ0 2r यहाँ भी है, μ0 2r यहाँ पर भी है, तो μ0 अपॉन 2r का होल स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, ये रूट के बाहर चले जाएगा, है ना। तो जगह छोटा सा है, फिर भी कोशिश करता हूँ लिखने का, μ0 अपॉन 2r, ये कहाँ आ जाएगा, बाहर, और साथ में अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर, काम चला लिए इतनी जगह में। ठीक है, मेरे को बड़ा बड़ा लिखने का आदत है, जगह थोड़ा छोटा पड़ता है ना, वो तो मैं वीडियो बनाने के लिए इतना कंजस्टेड कर दे रहा हूँ, वरना जब मेरे क्लास में आओगे ना, सिर्फ ये दोनों के लिए मैं पूरा भर देता हूँ, सिर्फ वो दोनों के लिए। ठीक है, तो समय के हिसाब से इंसान को बदलना पड़ता है, फिलहाल मैं उसी प्रोसेस में हूँ। ठीक, चलो यहाँ आते हैं, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो सेंटर से नहीं जा रहा है। इसके पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वहां पर ये सेंटर से जा रहा था, तो जीरो ले लिए थे, मगर नहीं जा रहा है, क्योंकि अब इस वाले जो लूप है या फिर जो वायर है उसका भी सेंटर से एक डिस्टेंस है जो कि r है, फॉर्मूला है और कुछ नहीं है ना। तो चलो इस वाले को मैं B1 ले लेता हूँ। B1 अगर एक स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0 I अपॉन 2πr, कितना होता है 2πr। ठीक है, होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन में दे दूंगा। तो बताओ अब कहानी क्या है, देखना पड़ेगा ना कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन छूट गया, ये कंप्लीट होने दो फिर से करा दूंगा ना। तो देखो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है करंट का, और ये कहाँ आ रहा है, मेरा कर्ल देखो कहाँ आ रहा है, बोर्ड के बाहर। बाहर आने से कैसे लिखते हैं, एक बिंदी लगा दिए। ठीक, चलो फिर आते हैं किसमें, B2 पे आते हैं। B2 को देखो, ये दिख रहा है, ये मेरा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन मेरा थंब, और ये सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है। और सर्कल का तो निकाल के रखे हैं, कितना है आंसर इसका, इसका है μ0 I अपॉन
टू आर, रेडियस भी सेम है, करंट भी सेम है, डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन होगा क्रॉस। तो बी कितना हो जाएगा, दोनों का देखो अपोजिट डायरेक्शन पे है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर क्या करें, किसको ऐड करें किसको सब्ट्रैक्ट करें, तो ले लेते हैं B2 माइनस B1। ठीक है, क्या ले लेते हैं, B2 माइनस B1। B2 कितना है, म्यू जीरो आई अपॉन 2r, माइनस B1 कितना है, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई r। अब यहाँ से कॉमन कौन निकल रहा है, म्यू जीरो आई बाई 2r, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, सब निकल गया, 1 माइनस 1/पाई। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो पाई है, ये जो पाई है, इसकी वैल्यू डालोगे तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा। ठीक है, 1 से छोटा होने के कारण ये पॉजिटिव मिलेगा, डायरेक्शन मुझे B2 की तरफ मिलेगा। और B2 का डायरेक्शन किधर है, B2 का डायरेक्शन फील्ड के बाहर है ना, हाँ ये है ना B2 का डायरेक्शन, ठीक है, जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये मुझे आंसर आएगा। ठीक, आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पे। देखो शॉर्टकट में खत्म करते हैं इसको, बहुत ही शॉर्टकट में, क्यों बताऊं, कुछ नहीं है, क्रिसमस ट्री है। क्रिसमस ट्री लग रहा है ना, ध्यान से देखो, मैं इसको होमवर्क दे सकता हूँ। पहले एक काम करते हैं, 1 आर्क, 2 आर्क और 3 आर्क। क्या है, 1 2 और 3, इस वाले का डिस्टेंस r है, इस वाले का r प्लस r है, मतलब 2r, और इस वाले का कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ तक का r प्लस 3r। ये तो समझ में आ गया कि फॉर्मूला तो लगना यही है। ठीक है, फॉर्मूला तो लगना यही है, लेकिन R1 R2 और R3 का फर्क है, प्लस डायरेक्शन का फर्क है। तो चलो बना लेते हैं, फिर बोलोगे सर थोड़ा टफ लग रहा है तो आप नहीं बनाए और आपको नहीं आता है बोल के। बच्चों लोग की कहानी यही है, जो मैं नहीं बता पाया या फिर मैं सोचा कि आप लोग होमवर्क कर लोगे तो बच्चों को बोलते हैं क्लास में, अरे सर को नहीं आता होगा, घर से पढ़ के आके बताएंगे। बात सही है, सब चीज़ें हमें नहीं आता है, टीचर है, टीचिंग एक प्रोसेस है, कोई परफेक्ट नहीं होता, हम भी पढ़ के आते हैं और आप लोग को पढ़ाते हैं। पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि हर बार एक नया ट्रिक मिलता है। इस क्वेश्चन को मैं या इस चैप्टर को मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब फिर से मैं पढ़ने बैठता हूँ तो लगता है अरे यार ये टॉपिक कहाँ से मिस हो गया, या फिर ये ट्रिक कहाँ से मिस हो गया। तो सोचो, जब हम टीचर होके इतना पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हर बार बच्चों को कुछ नया दे पाए, तो एज ए स्टूडेंट आप लोगों को कितना पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना बेनिफिट है। समझ रहा है ना, मैसेजेस के बारे में बात नहीं करो ना, रात भर बैठ गया सर बोले हैं पढ़ने के लिए, तो फिर इंस्टाग्राम में ओपन होकर मैसेज पे मैसेज पढ़े पड़े हैं। ठीक है, बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ और अपने रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसके बारे में बात करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ B1। ठीक है, सामने में है R है और ये है मेरा आर्क है, क्या होगा, म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4 पाई r। तो मिला म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4 पाई r, सिर्फ R1 नहीं ना, R दिया है ना, ठीक है, R है। चलिए बड़े प्यार से आ जाते हैं, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड जो कि जा रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, चलिए आते हैं B2 पे। B2 कहाँ से आएगा, यहाँ से। B2 कहाँ से आएगा, यहाँ से। इसका डायरेक्शन इधर है ना, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या आएगा बताना, म्यू जीरो आई थीटा, आई सब जगह सेम है, 4 पाई भी सेम है। अब जो R होगा वो R प्लस R होगा, मतलब कितना होगा, 2R। अब डायरेक्शन देखो क्या होगा, ये मेरा करंट का डायरेक्शन है और ये मेरा कर्ल है। हमेशा जो कर्ल होता है ना, उसको ना सेंटर से निकालना रहता है ना, कंफ्यूजन मत रखना कि सर कैसे कैसे घुमा दे रहे हैं। सिंपल सी बात है कि मेरे पास एक डायरेक्शन ये है और ये सेंटर है, मुझे निकालना यहाँ पर है, तो जो मेरा कर्ल होगा वो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, है ना। ठीक, तो क्या किया था भूल गया, सोचो, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। ये दिख रहा है ना, ये ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसको कैसा लेंगे, डॉट, पक्का ना। देखो ये हो गया ऐसा और ये हो गया ऐसा बाहर की तरफ। फिर ले लेते हैं कितना, B3। B3 ये वाला
फॉर्मूला वही म्यू 0 आई थीटा बाई 4 पाई 3r, r प्लस r। पक्का ना? ठीक है, दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये अंदर की तरफ, तो कितना आ जाएगा क्रॉस। यहाँ पर दो अंदर है और एक बाहर है, तो मैं अंदर वाले को प्लस कर देता हूँ और बाहर वाले को माइनस कर देता हूँ। खुद से सॉल्व करना, कॉमन निकालना तो कॉमन निकाल लेना। तो क्या होगा, b1 माइनस b2 और प्लस b3।